नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार एक्शन में बिहार के अंदर सीएम बनेंगे निशांत कुमार, सवाल बहुत बड़ा उठ खड़ा हुआ है और नीतीश ने अपने बेटे के हाथ कमान सौंप दिया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पार्टी के अंदर जो जेडीयू में स्वागत हुआ है, एंट्री जो हुई है, ग्रैंड हुई है, ढोल नगाड़े घोड़ा के साथ एंट्री हुई है। उत्साह का माहौल होना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे और निशांत कुमार की एंट्री पार्टी में हुई तो एक यादगार तो होना भी चाहिए। और 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के बेटे की हो तो बात फिर उठ खड़ी भी होती है, लेकिन नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं। क्या इस एक्शन को इस मतलब से जोड़ लिया जाए कि बिहार का अगला सीएम निशांत कुमार होंगे? क्योंकि बिहार के अंदर अब हलचलें बड़ी तेज है। जेडीयू कार्यकर्ताओं के अंदर निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के उत्साह है और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जेडीयू पार्टी के अंदर विधायक, सांसद जो हैं, एमएलसी या जो हैं, इनके अंदर ज्यादातर लोगों को खुशी है और कुछ लोगों को दुख है, इसलिए कि निशांत आने के बाद अब निशांत जो कमान संभालेंगे पार्टी की, तो बहुतों की छुट्टी हो सकती है और बहुतों को पार्टी से दूर किया जा सकता है। उन नेतृत्व से दूर किया जा सकता है जो निर्णायक फैसले करते हैं। ऐसे में दुख तो कुछ लोगों को है, जैसे ललन सिंह और संजय झा। लेकिन संजय झा का एक बयान आया कि हमने प्रस्ताव रखा, तो संजय झा पहले से कर रहे थे और जब नीतीश ने लाने का मन बना ही लिया तो प्रस्ताव कोई भी रखे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैसला नीतीश का था। अब भारतीय जनता पार्टी को यह अंदाज नहीं था कि निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। अब निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपे जाने का एक मकसद तो साफ है कि नीतीश कुमार उसे सुरक्षित करेंगे और उनके इर्द गिर्द चाटुकार वाले नेता जो दूसरे पार्टियों के स्लीपर सेल के तौर पर जेडीयू में काम करते हैं, वह उनके पास न भटक पाए। ऐसे में अब आरसीपी सिंह की एंट्री 100% तय हो गई। मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब कहा यह जा रहा है, जो बड़ी चौंकाने वाली बात थी, जिस भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा था और भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी बिहार में सीएम बनाने का, असल में यह खेल बिहार के सीएम का है ही नहीं। यह सारा खेल ईरान और इजराइल के इस युद्ध और एप्स्टीन फाइल पर पर्दा डालने का है, मुद्दों से ध्यान भटकाने और हेडलाइन चेंज करने का है, क्योंकि कांग्रेस लगातार एप्स्टीन को लेकर के सक्रिय और ईरान इजराइल के युद्ध में इजराइल और अमेरिका की बैंड बजी हुई है, जिसका सपोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। तो ध्यान भटकाना है, लेकिन वह ध्यान भटकाना ही इन्हें दूर पड़ गया। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि निशांत कुमार के हाथ में कमान चली जाएगी। इन्होंने भाजपा ने जेडीयू पर कब्जा करने की प्लानिंग की थी, जिस प्लान को धराशायी कर दिया। लेकिन एक ट्विस्ट इसमें उस वक्त आया जब राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव को लेकर के पटना पहुंची। उस वक्त से एक नया मोड़ बिहार की राजनीति में आ गया, जो लालू प्रसाद यादव ने फोन लगा दिया, राबड़ी देवी ने भी धमका दिया और मुलाकातें भी हो गई। इस तरह की भी चर्चा चल रही है और डपट लगी नीतीश कुमार को कि कौन सी बेवकूफी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार सौंपोगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने पलट दिया। अब यह कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा जैसे विश्वसनीय लोग निशांत कुमार के इर्द गिर्द रणनीति बनाने वालों में रहेंगे। ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी जैसे लोग
वहां फटक नहीं पाएंगे। यह निर्णायक फैसले में इन लोगों का योगदान नहीं होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ बिहार में नजर आ रहा है। और एक बात जो निकल करके आ रही है, कंफर्मेशन कौन होगा नहीं होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन 3 लोगों का नाम, निशांत कुमार, आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा, इन 3 लोगों में से किसी एक को सीएम बनाने की चर्चा चल पड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर रहा है। क्योंकि चूंकि निशांत कुमार की नई एंट्री है, निशांत कुमार को अभी परिपक्व होना बाकी है। इसके लिए जेडीयू की ही मांग है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं का और जेडीयू के ज्यादातर विधायकों का कि जेडीयू के पास ही सीएम की कुर्सी रहना चाहिए। यही बात लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को कही। जब यह बात कही तो नीतीश कुमार का भेजा घुमा, और नीतीश कुमार आज इस वक्त जिस एक्शन में नजर आ रहे हैं, पटना की गलियों में सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, प्रशासन के हाथ पांव खुले हुए, और जो चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं, जो उनके तेवर दिख रहे हैं, एक्शन जो दिख रहे हैं, कह नहीं सकता कि रिटायरमेंट के दौर पर नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में उन लोगों को जो बीमार बताना चाह रहे थे सीएम की कुर्सी हथियाने के लिए, उनके गाल पर तमाचा लग रहा है। यानी कि नीतीश हर एक वक्त एक्टिव मोड में आ रहे हैं। कुछ बात अलग है क्या? कुछ और खिचड़ी पक रही है क्या? क्योंकि नीतीश और नायडू यह दोनों ही कहीं न कहीं दूरियां बन रही हैं। कल पार्लियामेंट में बजट सेशन का दूसरा हिस्सा जो शुरू होगा, अविश्वास प्रस्ताव भी है, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीकर ओम बिरला ही रहेंगे, यह तय है, लेकिन संख्या कम हो जाएगी समर्थन की। लेकिन इसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव मोदी के खिलाफ आ रहा है, वह बहुत संकटदायक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इसका मूड बना लिया है इंडिया गठबंधन ने, यह बात कही जा रही है। और अब जो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी नहीं थी इंडिया गठबंधन के साथ, उसने भी बयान दे दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ओम बिरला के विपक्ष में हम वोट डालेंगे, उनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन की मजबूती और नीतीश नायडू की सक्रियता कुछ न कुछ तो संकेत दे रही है। यह बजट सेशन नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। दूसरी तरफ जो और बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश ने बेटे को सौंपी जेडीयू पार्टी की कमान। बीजेपी का संकट शुरू हो गया। अब सोचिए, निशांत कुमार को न सौंप करके भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह या संजय झा के जरिए अपना वर्चस्व बनाना चाहती थी, क्योंकि यह दोनों इसकी चाटुकारिता करते हैं, दोनों चाटुकारिता करते हैं। और संजय झा तो वह भारतीय जनता पार्टी से ही आए हुए, आरएसएस के हैं वो, तो उनको प्लांट किया गया है, हर कोई जानता है। लेकिन ललन सिंह तो नीतीश कुमार के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ललन सिंह को जब से कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार में बनाया और मछली पालन मंत्री बने, तब से वह मोदी और शाह के पिट्ठू बन गए। उन्हीं की भाषा जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं और हमेशा सेंधमारी की कोशिश करते रहते हैं। अब ललन सिंह को वैसे ही नीतीश कुमार झेल रहे हैं जैसे केसी त्यागी को सालों से झेल रहे थे। लेकिन आखिरी में केसी त्यागी ने जब नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी कि भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने एक झटके में उनको पार्टी से भी निकाल दिया और प्रवक्ता से भी उठा करके फेंक दिया। ऐसे ही ललन सिंह का हाल आने वाले वक्त में होने वाला है। और निशांत कुमार के फैसले और नीतीश कुमार के फैसले तकरीबन कुछ सिमिलर, लेकिन रास्ते अलग हैं। निशांत कुमार इस वक्त जो नई उनको पार्टी की कमान मिल रही है, तो निशांत कुमार के सामने चुनौती बहुत होगी। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार बिहार यात्रा पर निकलेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे और सिचुएशन देखेंगे, सब कुछ कार्यकर्ताओं को
खुश करने का और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छी बात है। यह काम मनीष वर्मा कर रहे थे। महासचिव मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने बनाया था और मनीष वर्मा इसी तरह यात्रा पर निकले थे और बहुत सफल रहा। उसका परिणाम चुनाव में देखने को मिला। हर वोट चोरी का नहीं था, कुछ तो वोट मिला था, वह मनीष वर्मा की मेहनत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सह पर कार्यकारी अध्यक्ष होने की वजह से संजय झा ने उन्हें बीच में यात्रा रोकने का लेटर जारी किया और उन्हें बुला लिया। नीतीश कुमार को पता तक नहीं चला। नीतीश कुमार को पता चलते चलते बहुत देर हो गई। मनीष वर्मा को दूर कर दिया गया। लेकिन चुनाव के वक्त विधानसभा में नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को ला लिया। मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के आंखों में कांटे की तरह चुभते हैं, जैसे राहुल गांधी केंद्र में। अब भारतीय जनता पार्टी जिन राहों पर निकली थी, अब नीतीश कुमार ने पैतरा बदल दिया, अपने बेटे को सौंप रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु पर नीतीश कुमार आरसीपी सिंह या मनीष वर्मा में से किसी एक को सीएम बनाएंगे और निशांत कुमार भी डिप्टी सीएम बनेंगे। बिहार के अंदर यह परिवर्तन होने जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी वह सफल नहीं हो रहा। और दूसरा चीज, जेडीयू में इस बात को लेकर के खरमंडल है कि गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी से छीना जाएगा। सम्राट चौधरी गृह मंत्री आने वाले वक्त में नहीं होंगे और नहीं तो सत्ता परिवर्तन होगा बिहार के अंदर। यह बातें तय मानी जा रही है और इस पर चर्चा चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का होश उड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 9 तारीख से 11 तारीख तक सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के नहीं, एनडीए को उनकी हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों को व्हिप जारी किया गया है कि 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक पार्लियामेंट में रहे। अब पार्लियामेंट कल सुबह से जब शुरू होगा तो हंगामेदार तो होना ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है किसी को। लेकिन बिहार के अंदर राजनीति जो बदल रही है वह नरेंद्र मोदी के लिए संकट है। लेकिन जो ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रही थी वह भी अब सपोर्ट खींच रही है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद कहा जाता है पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के संपर्क में है। और जब चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी से मिलते हैं तो नरेंद्र मोदी के होश उड़ जाते हैं। अब देखना यह होगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि निशांत कुमार सीएम नहीं बनना चाहते, लेकिन भाजपा डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। डिप्टी सीएम बनाना चाहती है निशांत कुमार को। भाजपा अपनी सरकार बचाने के लिए उनको सीएम भी बना दे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं बनाना चाहते। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह की एंट्री करेंगे और मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह में से किसी एक को सीएम बनाएंगे। लालन सिंह और संजय झा की छुट्टी अशोक चौधरी की होने वाली है, इस बात से इनकार नहीं। अब आते हैं दूसरा पहलू। अब संसद जो हंगामेदार होना है उसके कई सारे कारण जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। ईरान इजराइल का यह जंग बहुत कुछ बेपर्दा कर दिया है और जब बेपर्दा कर दिया है तो मोदी बड़ी संकट में फंस गए। पहला संकट इनका शुरू तब ज्यादा हो गया जब ईरान और इजराइल के बीच इन्होंने इजराइल का रास्ता चुना, ईरान से दोस्ती खत्म करने की कोशिश की और इजराइल जाकर के जो हर मौके पर साथ देने का वादा करके इजराइल से आए। पहली गलती इनकी थी जो इनके चरित्र का उजागर किया कि एप्स्टीन के फाइल और पैरासेस जो इन्होंने सबके मोबाइल में डाल के सबका भेद लिया था सत्ता में आने के लिए, इन 2 चीजों पर पर्दा डालने के लिए इजराइल का साथ दिया और वर्षों की दोस्ती तोड़ दिया, जिसकी वजह से आज देश संकट में आ गया। दूसरा, ट्रंप ने ट्रेड डील करा करके नरेंद्र मोदी के उस चरित्र को उजागर कर दिया कि नरेंद्र मोदी चूहा है, डरपोक है और अमेरिका का गुलाम बन चुके हैं और भारत की गुलामी को लेकर के अमेरिका के फाइलों पर दस्तखत कर चुके हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट जो बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट, जो अमेरिका ने इस वक्त युद्ध के दौरान 30 दिन की मुहल्लत आजादी दी है नरेंद्र मोदी को कि 30 दिन की आजादी देता हूं, 30 दिन में तेल खरीद लो रसिया से, और रसिया ने देने से मना कर दिया। अब सवाल अंधभक्तों के अंदर भी यह है कि अमेरिका कौन देता है, मुझे इजाजत देने वाला कौन होता है कि हम किससे तेल लेंगे और किससे नहीं।
इससे नरेंद्र मोदी की साख और गायब हुई है, अंधभक्तों की आंखों की पट्टी खुल गई है। अमेरिका कौन होता है इजाजत देने वाला? तुम तो कह रहे थे कि विश्व गुरु हो, तुम तो कह रहे थे कि तो सीना 56 इंच का है, तुम तो कह रहे थे घर में डुब के मारेंगे। अब क्या हो गया? अब क्यों चुप हो? नरेंद्र मोदी की सारा पाखंड का भंडार ट्रंप ने खोल दिया। ट्रंप कहते थे ना कि मैं जिस दिन चाहूं एक दिन के अंदर नरेंद्र मोदी की राजनीतिक करियर को समाप्त कर सकता हूं। वह रोज समाप्त कर रहा है और रोज बेइज्जत कर रहा है और रोज तलवे चटवा रहा है, और हमारे देश की सरकार और मंत्री चुप बैठे हुए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वह हंटर चलाएगा इन लोगों के ऊपर, उसके टुकड़ों पर ये लोग पल रहे हैं। इन लोगों की वह हर चरित्र का सबूत उसके पास है, अन्यथा यह अभी तक पता नहीं क्या क्या बोलती होते। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने 12 सालों के अंदर जो क्या काम किया है, यह कह रहे थे कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं, कह रहे थे विकास की राह पर दौड़ रहा है। 2047 की बात करते थे, बल्कि इस देश को 50 साल पीछे इन्होंने ढकेल दिया है। 50 साल पीछे नरेंद्र मोदी ने इस देश को ढकेल दिया है, और अब एनडीए गठबंधन के घटक दलों के ऊपर वह मुसीबत आने वाली है, जनता भड़क जाएगी। अभी तो सिर्फ गैस के रेट बढ़े हैं 60 रुपया, अभी और बढ़ेंगे, और पेट्रोल डीजल का जो मार पड़ेगा वह आने वाले वक्त में बहुत संकट ला करके खड़ा करेगा। अगर एक हफ्ते यह जंग चल गई तो मोदी सरकार त्राहिमाम करती रह जाएगी बिना युद्ध का। लेकिन यह सब कुछ अमेरिका क्यों कर रहा है? अमेरिका के बयानों पर भी गौर कीजिए और भारत के रवैये पर। अमेरिका आने वाले वक्त में ईरान से जंग लड़ने के लिए भारत के जमीनों का इस्तेमाल करने वाला है, और जैसे ही भारत के जमीनों का इस्तेमाल करेगा, ईरान की मिसालें भारत के जगहों पर गिरेंगी, भारत के जमीनों पर गिरेंगी, भारत की संस्थाओं पर गिरेंगी। उस तबाही को कौन बचाएगा और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या ट्रंप करेगा, मोदी करेगा, या फिर यह देश करेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, और यह सरकार डरपोक की तरह बिल में ढुकी हुई है। यह सच्चाई है इस सरकार की। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, और आप दर्शकों को खबरों पर नजर बनाए रखनी पड़ेगी। गुमराह बिल्कुल मत होइएगा, सच और ईमानदारी से दिखाई हुई खबरों पर गौर कीजिएगा, और ध्यान में रखिएगा आने वाला वक्त वैसे ही आने वाला है। इस देश की जो कंगाली बढ़ेगी, क्योंकि इस देश को गुलाम कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका तय कर रहा है हमारे देश की विदेश नीति, राजनीति और कूटनीति को अमेरिका तय कर रहा है, और हमारे देश की 56 इंच की सीने वाली कहने वाली सरकार यह चूहे की तरह बिल में ठुकी हुई है। हकीकत यह है कि यह गुलामी की जिंदगी जीने वाले इस देश को गुलामी की राह पर ला करके आज खड़ा कर दिए हैं। यही नया भारत इनका है। वह आरएसएस जो हिंदू हिंदू कह रहा था, वह आरएसएस जो कह रहा था कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, आज वह आरएसएस भी बिल में ढुका हुआ है चूहे की तरह, और वह 56 इंच का सीना वाला भी क्या नाम है कि बेजुबानी कर रहा है, वह बिल में ढुका हुआ है। जवाब देने से भाग रहा है, सवालों से भाग रहा है, क्योंकि अब देश की जनता सवाल पूछ रही है और पूछेगी आने वाले वक्त में भी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।